आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे उनका ज़हूर होने वाला हो तो उसमें टर्की का कितना बड़ा रोल है, यानी कि उसके आने के पहले वो जो साइंस प्रोडक्शन चीज़ें होंगी उसमें टर्की कितना बड़ा रोल निभा रहा है। टर्की का भी जो मौजूदा हालात है उस पर बात करूंगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट की हदीसें हैं उस पर बात करूंगा। सारी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। आप भी देखते रहिए, आज हम लोग इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं, जैसे कि मैंने आज शुरू में इंट्रोडक्शन में फरमा दिया है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ टर्की का कितना सिग्निफिकेंट से इंपॉर्टेंट रोल है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने में। तो इस साइंस में, इस प्रोडक्शन के अराइवल के आप कह सकते हैं जो अलामात है उसमें से एक सिग्निफिकेंस रोल रखता है टर्की, जिसका नाम तुर्क भी, हम लोग तुर्क से भी मुखातिब करते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है, पहले मैं वो आपको बता दूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो टर्की वहां से 3 खरूज होगा, यानी कि खरूज टर्की का या कि टर्की वालों का 3 खरूज होगा। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस दूं कि आखिर किस तरीके से वो जो 3 खरूज है वो कब कब कैसे कैसे कहाँ का हुआ और कौन सा हो चुका है कौन सा नहीं हुआ, उस पर भी बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जो पहला टाइम का जो खरूज है जो कि हो चुका है वो है सल्जक एम्पायर। सल्जक जो एम्पायर है उसमें वो जो पहला खरूज था वो उसके अंदर आ चुका है, वो खरूज हो चुका है। और जो दूसरा हमारे पास है वो है ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर उसकी बहुत बड़ी और लेगेसी, बड़ी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। और जो तीसरा है उसके ऊपर फिर वो जो एक हमारे लिए आप कह सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन उठाता है, उस पर भी बात करने जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ सल्जक एम्पायर के बारे में, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी ये फरमाया है कि जो 3 खरूज होगा टर्की वालों का वो जाके मिल जाएगा खरूज सुफियानी से। सुफियानी के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका, आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो प्रॉफिट ये फरमाते हैं कि जो 3 खरूज होगा टर्की वालों का वो जाके मिल जाएगा सुफियानी से। अब इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि वो उसको आर्मी में ज्वाइन कर लेंगे, टर्की वाले जाके सुफियानी की आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि मतलब ये है कि वो जो वक्त होगा वो सेम हो, यानी कि यहाँ से इसका खरूज हो रहा है, वहाँ से उसका खरूज हो रहा है, तो टर्की वालों का अलग खरूज हो रहा होगा, सुफियानी का अलग खरूज हो रहा होगा। ये वाला जो सिग्निफिकेंस सिनारियो है मैं वो ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में बात करूँ, जो फर्स्ट खरूज है वो हो चुका है, जिसको हम लोग सल्जक एम्पायर कहते हैं। जो इतने भी हिस्टोरियंस हो, मेरे भी रिसर्च के दौरान मैंने ये पाया कि ये फर्स्ट जो हमारा खरूज है वो टर्की, जो जैसा कि सल्जक एम्पायर वो उसका हेडक्वार्टर, ये जो उसकी बेस लाइन थी, उसका बेस कैंप था वो टर्की था। तो जो सल्जक एम्पायर है वो एक बहुत ग्रेट आप कह सकते हैं टर्को पर्शियन सुन्नी मुस्लिम पार था, जो कि बहुत ज़्यादा फैला। और वो किनिज ब्रांच ऑफ अक्सर टर्क्स की एक ब्रांच थी, जो कि एक ट्राइब का नाम है, ये वहाँ से बिलोंग करते थे। और जो सल्जक एम्पायर है वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सटेंस तक फैल गया था टर्की के आसपास एरियाज़ में, और फिर टर्की को पूरा उन्होंने एक डेवलप कर दिया था और बहुत एक सुपर पावर के तौर पर बना दिया था। और जो आदमी था वो था तोगरल बेग, और दूसरा उसका जो भाई था वो था जागरी बेग। ये 2 भाई थे जिन्होंने सल्जक एम्पायर के आप कह सकते हैं एकदम ये बेसिक CEO और CFO थे या फिर COO थे, ये 2 लोग थे। तो सल्जक एम्पायर जो है वो पहले खुरासान में था, फिर वहाँ से वो बढ़ता हुआ मेन लैंड से पर्शिया की तरफ गया, फिर पर्शिया से बढ़ता हुआ बगदाद उसने लिया, फिर बगदाद के बाद एंटोलिया लिया। उसके बाद सल्जक एम्पायर बढ़ता 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 इस तरफ आ गया, किस तरफ आ गया, टर्की की तरफ आ गया। फिर टर्की में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व जमा लिया और टर्की में वो बहुत पावर पोजीशन में आ गई। तो ये फर्स्ट खरूज था जो कि मुकम्मल तौर पे हो चुका है, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये सल्जक एम्पायर, और आज भी काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स तुर्कमेनिस्तान की अगर आप तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी आज सल्जक एम्पायर की काफ़ी ज़्यादा खंडरात मौजूद हैं, उनके टॉम मौजूद है, उनके स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये वो है जो फर्स्ट खरूज है। अगर हम लोग सेकंड खरूज की बात करें तो वो है ऑटोमन एम्पायर। इसके ऊपर तो आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इस बारे में जानते होंगे ऑटोमन एम्पायर क्या है, कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। बहुत एक बड़ी वास्ट हिस्ट्री है उनकी सत्ता में आना, फिर सत्ता से खो जाना, फिर पावर से हट जाना, फिर उनको टेक डाउन कर देना, बहुत एक बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे ज़्यादा फोकस करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि वो सेकेंड खरूज है टर्की वालों का जो कि हो चुका है, जो कि मुकम्मल हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो है टर्की के वॉर से पहले की बातें हैं। फिर टर्की बाद में फिर जो ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हो तो टर्की को और बहुत हिस्सों में वो जो एक पूरा आप बर्र आज़म कह सकते हैं तो उसको तोड़ दिया गया और डिफरेंट कंट्रीज़ बना दी गई, जैसे कि उसके आसपास की बहुत सारी कंट्रीज। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर, इन्होंने 43 कंट्रीज जो थी अपने अंडर ली हुई थी, फिर वो जब टूटी तो 45 और ये 43 डिफरेंट कंट्रीज बन चुकी थी ऑटोमन एम्पायर के थ्रू, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर वो आ गए थे। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई। वो जो थर्ड हमारे पास खरूज है अब वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल अदा करता है। और ये जो थर्ड है इसमें एक सीधा सीधा नाम आता है हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट, वो है एर्दोगान। एर्दोगान कौन है? एर्दोगान जो है वो करंट
लीडर है, करंट चलाने वाला है टर्की को। और इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हुई जैसे कि एर्दोगन एम्पायर हो गया या फिर द राइज ऑफ न्यू पावर टर्की हो गया। इस तरीके से बहुत सारी किताबें लिखी गई है, या न्यू सुल्तान हो गया। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो कि हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि एर्दोगन जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट लाएगा आने वाले वक्त में। बहुत बड़ा वो एक सुपर पावर बन के निकलेगा, या फिर उसका जो वर्चस्व है वो बहुत तेजी से फैलेगा दुनिया में, या तो वो वॉर के फॉर्मेशन में हो या अपने रूल्स और रेगुलेशंस को नाफिज या फिर इंप्लीमेंट करने के फॉर्मेशन में हो, किसी भी फॉर्मेशन में हो। जो थर्ड राइज ऑफ टर्क है उसमें एर्दोगन जो है वही आता है हमारे सामने, और फिलहाल के तौर पे हमारे पास कोई नहीं आता। तो वो जो थर्ड राइज ऑफ टर्क्स है यानी कि टर्की है, तो ये टर्की का जो आप कह सकते हैं अगर वो कोई कदम उठाते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 के फॉर्मेशन में या न्यूक्लियर ब्लास्ट के फॉर्मेशन में, या किसी से कोई बड़ी लड़ाई करते हैं, या कुछ भी ऐसा एक पॉलिटिकल सिनारियो में अपना भाग देते हैं, चाहे वो लिबिया, सीरिया, अज़रबैजान, कतर या किसी भी ऐसी कंट्री, रशिया, यूएसए या किसी के साथ भी कोई आप कमोशन क्रिएट होता है और अगर वो अपनी एक सुपर पावर में आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो एर्दोगन का खरूज होगा, जिसके थ्रू इमाम मेहदी इस्लाम की जो साइंस है वो और ज्यादा नजदीक आएगी और ज्यादा पास आएगी, और वो थर्ड जो खरूज है वो हम एर्दोगन के फॉर्मेशन में देखेंगे। तो ये मैंने आज आपको एक रिवायत बताई, एक हदीस बताई, बल्कि जो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर होने वाला होगा, वक्त नजदीक होगा, वो ज़माना आ जाएगा, तो 3 खरूज होंगे टर्की वालों के, टर्क्स के, उसका मतलब एक फॉर्मेशन में नाम दिया गया। तो हमने पहला देखा वो जो है सेल्जुक एम्पायर, जो कि अपना वक्त काट के चले गए, उनका जो सत्ता थी वो हट गई, अब वो लोग सत्ता में नहीं है, काफी वक्त पुरानी बात हो गई। उसके बाद बहुत एक बड़ी लेगेसी आई जिसके ऊपर आजकल ड्रामा और सीरियल्स भी बन रहे हैं, जो है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर भी अपना वक्त करीबन हट ही गया, उनका वहाँ कोई नामो निशान नहीं है, कोई उनका आप कह सकते हैं कुर्सी पे बैठने वाला नहीं है, कोई सत्ता चलाने वाला नहीं है। और अब जो नया थर्ड टर्क है जिसको हम अभी देख सकते हैं मौजूदा तौर पे, वो है एर्दोगन। एर्दोगन जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आने वाले वक्त में। वो टर्की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि आधा दुनिया इस तरफ, आधी दुनिया इस तरफ, तो वो टर्की बीच में कहीं गल्फ रीजन में पड़ता है, तो थोड़ा सा वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है चीज़ों को बैलेंस आउट करने में। और सही में एर्दोगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का आदमी है जो फर्स्ट साइड पे जाके एक्शन लेने में बिलीव करता है। जैसे कि अभी पैलेस्टीन की जो एक वॉर फॉर्मेशन हो रही थी इजराइल के साथ, तो एर्दोगन ने कहा था कि मैं अपनी आर्मीज भेज दूंगा, तो वो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और कुछ ना कुछ वो ऐसा करेगा। मैं ये नहीं चाहता नेगेटिव फेज में या पॉजिटिव फेज में, ये वक्त बताएगा, वक्त के साथ हम लोग जानेंगे। लेकिन ये जान जाइए कि एर्दोगन अगर ये वही वक्त है, क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहा हूं, अगर ये वही वक्त है, तो जो एर्दोगन है वो थर्ड टर्क का आप कह सकते हैं खुरूज के फॉर्मेशन में आएगा, क्योंकि जो पहले के 2 टर्क्स है वो भी इस जमाने में हुए। अगर हम उसको कैलकुलेशन के फॉर्मेशन में फिट करें, पहला जो खुरूज है वो है सेल्जुक का, दूसरा जो है वो ऑटोमन एम्पायर का, और जो थर्ड है जो होगा इंशाअल्लाह वो होगा एर्दोगन एम्पायर का। तो ये मैंने आज आपको सारी बात बताई, और आप दुआ कीजिए क्योंकि अब वो आने वाला है, अब वक्त नजदीक है, बहुत तेजी से इंशाअल्लाह निशानियां पूरी होती चली जा रही है। और हमारा और आपका मौला वो दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए, आप चाहे किसी भी उससे नाम से पूरा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी फॉर्मेशन में आप हो, अगर आप अच्छे आदमी, अगर आप सच्चे आदमी, तो आप उसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि वो आएगा ऊपर वाले की तरफ से और पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। उनको आप चाहे कल की अफ्तार का है, सशोरियान का है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का है, मैथरिया का है, ताज़ुम सेवियर का है, कुछ भी कहे, इंशाअल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द वो आने वाले हैं, वो आने वाला है, वक्त नज़दीक है, वो आने वाला है। बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है, बस दुआ करते रहिए, क्योंकि ये एक साइन है जो कि मुकम्मल होने पे है। और मुझे ऐसा महसूस हो गया अगर 2022 वही वक्त है, अल्लाह बेहतर चाहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये वही वक्त है तो 2022 में कुछ ऐसी कहानी लिख दी जाएगी जो कि कुछ मुकम्मल तौर पे होना है वो इसी साल हो जाएगा, और फिर 2022 में वो जो एक एपिटोमी है वर्ल्ड वॉर 3 की वो होगी, और 2023 में इंशाअल्लाह ताला मेरे और आपके मौला इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर होगा। दुआ कीजिए क्योंकि अब वो आने वाला है, ज़हूर बहुत तेजी से आ रही है, और उसकी अलामतें और उसकी निशानात बहुत तेजी से पूरी हो रही है। दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, और अपनी आखिरी सांस तक दुआ कीजिए कि वो आने वाला है। मैं आपसे याद देता हूँ, हमेशा के तरीके बात कहूँगा, आज प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, उन 3 खुरूज की रोशनी में, उस टर्की की एर्दोगन एम्पायर के होने की रोशनी में, क्योंकि वही एक हमारे पास एक होप देता है कि वही ज़माना है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो, खुदा हाफ़िज़।